हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर स्टडिंग वेल। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन नंबर 31 to 63 के सॉल्यूशंस के साथ। आइए आज का ड्रामा स्टार्ट करते हैं और बेटा बिल्कुल जोश के साथ बैठ जाइए। हमको एक एक चीज समझनी है, एक एक चीज ध्यान से दिमाग में उतार लेनी है। लेकिन आपको बेटा ये ध्यान देना है, मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाई जा रही है। लेकिन आप बस ये ध्यान रखें बेटा, आप रेसिप्रोकेट करते रहेंगे। आप भी फटाफट से अब चेयर टेबल पे बैठ जाइए, जोश के साथ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और उड़ान भरते हैं 31 से 63 क्वेश्चंस की। चलिए आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बेटा मेरे को क्या पूछ रखा है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट विच ऑफ द लेवल पॉइंट्स विल एन इलेक्ट्रॉन हैव हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। आप मेरे को देख रहे हैं या क्वेश्चन देख रहे हैं? क्वेश्चन देखते रहेंगे भैया, क्वेश्चन सामने है, ठीक है। तो बेटा 31 में पूछा है कहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी। डेफिनेट है नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव के पास होगा तो ही बेटा एनर्जी ज्यादा होगी। जब एक नेगेटिव चार्ज के पास होगा तो दूर जाना चाहेगा, तभी एनर्जी प्यारे बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा कहां पे होगा, बी पे होगा, क्योंकि ए पे तो दूर हो गया और सी डी तो बेटा पॉजिटिव के पास में आ गया। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, आप समझ लो। जितने नेगेटिव पोटेंशियल सरफेस पे होगा, जितना नेगेटिव वाले पोटेंशियल पे होगा, उतनी बेटा Q इंटू वी है एनर्जी। आप ऐसा सोच लीजिए बेटा, वी जहां नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये पॉजिटिव वाले, और ये बीच वाला क्या होगा, जीरो वाला, है ना। तो जितना नेगेटिव वाले पे होगा बेटा Q इंटू वी, Q भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव, एनर्जी ज्यादा। वैसे भी सोचो रिपल्शन वाली चीज है, पास कर दे पकड़ के दूर जाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगी, दूर जाना चाहेंगी। आई होप आप समझ पाए हैं। इसमें कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 0 0 एंड डी कॉमा डी कॉमा 0। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में पेन से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पेन से। ई कॉस थीटा आई कैप, ई कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और ई साइन थीटा प्यारे बच्चों वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। बहुत शानदार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो ई कॉस थीटा आई कैप प्लस ई साइन थीटा जे कैप। तो बच्चों अब मेरे से कह रहे हैं बताइए 0 0 और डी कॉमा 0 में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना मैंने आपको कई बार बता चुका हूं बेटा, मैं 4 परोठे अभी खा के आया हूं घर से, 400 जूल एनर्जी लेके आया हूं। आपको पढ़ाऊंगा 100 जूल का वर्क करूंगा, 300 जूल मेरे पास बचेगी। जितनी घटेगी उतना वर्क करूंगा, जितनी घटेगी उतना ही तो वर्क करूंगा प्यारे बच्चों। मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं कि बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली है वो होने वाली है डी आई कैप प्लस डी जे कैप, है ना। और वन चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वन चार्ज पे वर्क करेगी वही तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। और वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क वन चार्ज पे। तो ई डॉट एस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा मेरे को? ई कॉस थीटा डी प्लस ई साइन थीटा डी, ई डी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा डॉट प्रोडक्ट तो कर ही लेंगे ना यार। बेटा ई डॉट एस कर रहे हैं ना यार, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आई होप मैं बेटा आपको समझा पाया हूं एंड दिस इज द आंसर, है ना। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। अच्छा मेरे को बताना है, तो बेटा ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें जो पहले कॉन्सेप्ट यूज होना है फटाफट से बता देता हूं। बेसिकली कह रहे हैं कि अगर मान लो मेरे को कोई कहता है बी डिस्टेंस से ए डिस्टेंस पे एक वन चार्ज को लेके आना है, कितना वर्क करना पड़ेगा बी डिस्टेंस से ए डिस्टेंस तक लाने में? तो बेटा बस मैं आपको यही कह सकता हूं, वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं, वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं। मिनिमम वर्क की बात करेंगे तो ही हम निकाल पाएंगे, क्योंकि फोर्स तो हम कितना भी लगा सकते हैं, है ना। ताकत हमें बहुत है, फोर्स हम बेटा कितना भी लगा सकते हैं। चलिए मजाक एक साइड करते हैं बेटा, फोर्स हम कितना भी लगा सकते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट होगी, वर्क ज्यादा हो जाएगा। मिनिमम वर्क का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स हमने लगाया, ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। इन्होंने क्या कर रखा है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1,1,1 टू 0,1,1। यहां पर वैसे वर्ड इनको मिनिमम वर्क डन यूज करना चाहिए था, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। क्वेश्चन की बेस्ट लैंग्वेज यही होगी जब वो कहेगा मिनिमम वर्क डन, क्योंकि वर्क डन कितना भी हो सकता है, जो मैं कैलकुलेट करूंगा उससे ज्यादा कितना भी वर्क किया जा सकता है, ठीक है।
बेटा अगर मान लो कोई कह दे कि भैया हमको यहां से उठा के धरती से उठा के कोई चीज ना धरती से दूर फेंकनी है और धरती पे वापस ना आए, तो एस्केप वेलोसिटी दे देंगे तो वापस नहीं आएगी, पर उससे ज्यादा दे देंगे तो भी तो नहीं आएगी, है ना। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अब यहां पर बेटा सपोज करो जब चार्ज पार्टिकल किसी एक्स डिस्टेंस पे आ जाएगा, बेटा देखो अब जितना मेरे को वर्क करना पड़ रहा है, अगर मैं छोड़ूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वही वर्क करेगी, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं मिनिमम वर्क की बात कर रहा हूं, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है वही तो मैं लगा रहा हूं। तो आप भले कह दो यहां से यहां जब जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगी जितना पॉजिटिव, उतना ही लेके आने में मेरे को भी पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। कह दो आ गया समझ में? अरे हाँ की ना, बिल्कुल सिंपल है भैया, है ना। तो बेटा जैसा आप करना चाहें, तो मैं बस बेटा आपको फिर से बता रहा हूं कि बेटा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है वही लगाया F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट में, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट में। बेसिकली एफ डी एस का इंटीग्रल बोलना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह एफ अलग अलग है। तो हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकाल लेते हैं, यहां से यहां ले जाने में वही एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हो जाएगा, यहां से यहां लाने में वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हो जाएगा, या एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क, वो एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा x से मान लो dx चलाओ, है ना, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये हो गई फील्ड इनटू चार्ज हो गया फोर्स, है ना। अगर चार्ज 1 है तो ये हो गया फोर्स, यही हो गया फील्ड इनटू चार्ज, ये हो गया फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा a से b ये वर्क कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्क कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और बेटा ये कितना निकल के आ रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x ln b माइनस ln a क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ln b बाय a। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के एंड में भी था, जिसमें ऐसी ही कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई थी। बस यही यूज करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं कि अगर सपोज करो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालते हैं, है ना। हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लिया, जुगाड़ कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर लेके आने में, जब वो एक्स पे है, जब हम लेके आएंगे बेटा फोर्स तो मेरे को उतना ही लगाना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, मिनिमम वर्क की बात करनी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल x माइनस इनिशियल x, या इनिशियल x माइनस फाइनल x, x घट रहा है तो बेटा x i माइनस x, f को यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए, f डॉट ds में आएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0। अब मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब बेटा ये कितना निकल के आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और xi माइनस xf को बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ xf माइनस xi, नेगेटिव ऑफ xf माइनस xi dx। अब बेटा कहां से कहां लेके आना बेटा, b से लेके a पे, वही आ गया। और नेगेटिव साइन ये बता रहे कि नेगेटिव हटाओ और लिमिट्स को पलट दो, है ना। नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव ln a बाय b, और बेटा ये नेगेटिव को ऊपर ले जाइए तो बन जाएगा ln b बाय a। वही, अरे वही, हाँ भैया वही तो आएगा ही आएगा बेटा, ऐसा थोड़ा ना तरीका बदल देंगे तो आंसर अलग आ जाएगा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल था। आइए अब ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। तो बेटा हमने क्या सीखा, जब बेटा अगर b डिस्टेंस से a डिस्टेंस पे रॉड के पास अगर चार्ज पार्टिकल को लेके आना हो तो मिनिमम वर्क करना पड़ता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो वर्क करना पड़ता है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब देखो बेटा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यहां से मान लो ये ना रॉड ऐसे है, मैं यहां से देखूंगा तो पॉइंट दिखाई देगा ना, ये जो रॉड है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट, है ना। ये जो मार्कर है पॉइंट, एक मतलब पॉइंट है ना, रॉड है तो पॉइंट दिखाई देगा अगर ऐसे देखें, ये वही है ना। ये रॉड, ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी की, सपोज करो ये b डिस्टेंस है। अब मान लो कि b से a यहां ना लेके आके b से a यहां पे लेके आना हो, तो वर्क क्या होगा बेटा, इस प्रोसेस में तो यहां से यहां लाने में तो वही वर्क होगा, और इस प्रोसेस में वर्क क्या होगा बेटा, अब बेटा फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो बेटा क्या वर्क करना पड़ेगा, जीरो वर्क करना पड़ेगा। तो क्या वर्क करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जीरो वर्क करना पड़ेगा। तो बस बेटा मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि बेटा यहां अगर इस पाथ में जो वर्क आ रहा है वो भी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a, तो बेटा किसी भी पाथ में वही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके अगेंस्ट मिनिमम वर्क करने में भी जो वर्क आएगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट आएगा, ना कि पाथ फॉलोड पे, है ना।
तो बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां से यहां गए तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a ये वर्क करना पड़ता है। b और a होते हैं डिस्टेंसेस, b और a क्या होते हैं डिस्टेंसेस इनिशियल एंड फाइनल फ्रॉम द रॉड, ठीक है। अब पाथ कोई भी हो, अब लेके आना बेटा। अब बेटा एक बात ना मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी मान लो पॉइंट है ना, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, थोड़ा सा रियलिस्टिक बताता हूँ, ये z एक्सिस मान लो इधर है, ऐसे बनाता हूँ तो फील नहीं आती, ऐसे है मान लो बाहर है ना। अब a, b, c का डिस्टेंस बताना x एक्सिस से तो क्या होता है बेटा, अगर कोई पॉइंट है a, b, c, उसका डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होता है ना। वैसे ऐसे चीजें मैथ्स में ज्यादा होती हैं, कोई बात नहीं देख लेते। ये a इधर है, b इधर गए और c ऊपर, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और y एक्सिस से क्या हो जाएगा, a इधर है, b इधर है और c ऊपर, तो ये चीज a हो गई, ये c, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और z एक्सिस से क्या डिस्टेंस आ जाएगा, ये z एक्सिस a b और c जाने पे तो डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, तो a b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। y एक्सिस से बताना है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। z एक्सिस से बताना है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स बचे उनके स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। z एक्सिस से डिस्टेंस क्या हुआ, a b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब c चले भी जाएंगे तो भी z एक्सिस से डिस्टेंस ना बढ़ेगा ना घटेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। तो बेटा आप देखिए 1, 1, 1 का डिस्टेंस x y z एक्सिस तीनों से बेटा b तो सारी कंडीशन के लिए √2 ही है ना, क्योंकि बेटा इनिशियल ये इनिशियल था है ना। और फाइनली बेटा x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x एक्सिस से डिस्टेंस निकाला तो √2, फाइनली x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा √2 है ना। फाइनली y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, फाइनली z एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 है ना। अगर आप ऐसे सोच रहे नहीं तो अब बेटा आप ये समझें कि जब आप 0, 1, 1 पे आ गए, x में 0 गए, y में 1 और z में 1, तो बेटा x एक्सिस से डिस्टेंस तो ये 1, 1 √2 हो गया, पर y एक्सिस से डिस्टेंस तो 1, 1 ये 1 ही है, और z एक्सिस से डिस्टेंस भी बेटा 1 है, ठीक है। तो ये बेटा मैं आपको समझा पाया हूं आई होप, है ना। अब बेटा b तो तीनों कंडीशन के लिए ये एक ही वैल्यूज है ना। तो बेटा अब जो वर्क करना पड़ेगा x एक्सिस, अब बेटा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम 1, 1, 1 से 0, 1, 1 पे आ रहे हैं तो बेटा x एक्सिस के पैरेलल मूव करके आ रहे हैं है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो इसके अगेंस्ट तो कोई वर्क करना ही पड़ेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आप उसी के पैरेलल चल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर चल रहे हो। आप कह सकते हो a और b की वैल्यूज देखो, आप x एक्सिस से पहले भी जो डिस्टेंस था वही बाद में भी है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a क्या हो जाएगा बेटा 1, तो log 1 क्या हो जाएगा 0। तो खाली y और z एक्सिस के लिए वर्क करना पड़ेगा। y के लिए क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a ln √2 बाय 1, इनिशियल वैल्यू √2 फाइनल वैल्यू 1। z एक्सिस के लिए क्या आएगा बेटा, ओ सॉरी y एक्सिस के लिए लैम्डा के बदले 3 लैम्डा लेना पड़ेगा, और z एक्सिस के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, क्योंकि इसके लिए z के लिए लैम्डा तो लैम्डा ही है, ln √2। तो ये 2 की पावर 1/2 है, बाहर आ जाएगा लैम्डा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा 1/2 जब बाहर आएगा, तो 3 लैम्डा प्लस लैम्डा हो गया 4 लैम्डा, और 4 लैम्डा बाय 4। बेटा ये आई होप ये कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। बेटा मैं फिर बोल दे रहा हूं 4 लैम्डा हो गया ऐड करेंगे तो, लेकिन √2 का दोनों में 1/2 है तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो लिख देते हैं फिर काट देंगे, वेरी गुड। तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपको पोटेंशियल दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट 1, 1, 1। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड EX कैसे निकालते हैं बेटा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है ना, और EY क्या हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड, और EZ क्या हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड। EY हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल वी बाई डेल वाई, और EZ सिमिलरली माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो E वेक्टर क्या आ जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स क्या आएगा 4kx है ना, तो EX मेरे को चाहिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो हो जाएगा माइनस 4kx आई कैप
माइनस डेल वी बाय डेल वाई, तो डेल वाई आ जाएगा 2/2 वाई आ जाएगा, और माइनस डेल वी बाय डेल वाई करूंगा तो 2 वाई। आई होप समझ में आ रहा है बेटा। डेल वाई का मतलब होता है वाई को कांस्टेंट, मतलब वाई के अलावा बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो माइनस डेल वी बाय डेल वाई 2 वाई जे कैप। और इजेड क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डेल वी बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, माइनस 2 अब बेटा अगर 1 1 1 पे बताना है तो बेटा करना ही क्या है, 1 1 1 पुट कर दो एक्स वाई जेड में, -4k आई कैप प्लस 2k जे कैप प्लस 2k के कैप। अच्छा वो भी मैग्नीट्यूड बताना है, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर क्या बन जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड एट 1 1 1, तो अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, 4 4 8 8 और 16 24 का अंडर रूट क्या जाएगा 2√6, क्या आएगा बेटा 2√6k। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाए, है ना। अच्छा ये माइनस डेल वी बाय डेल एक्स पे अगर हम थोड़ा सा रोशनी डालें ऐसा क्यों होता है, तो आइए समझाने की कोशिश कर देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, ये 34th क्वेश्चन में ही कैसे बेटा समझेंगे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ई एक्स, ये चीज कहां से आई, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मान लो चार्ज पार्टिकल यहां पे है ना, किसी भी एक्स वाई जेड पे, और यहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप है। ठीक है, अब बच्चों आपसे ये कह रखा है कि अगर मान लो पार्टिकल dx चला x में, कितना चला x में dx, ठीक है, y और z में गया ही नहीं, तो बेटा इसका मतलब क्या है बेटा, अगर x एक्सिस के पैरेलल गया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, पार्टिकल गया x एक्सिस के पैरेलल तो y कोऑर्डिनेट वही है, खाली x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। बेटा x में चल रहा है तो x ही तो चेंज होगा यार, y और z में कोई चेंज नहीं आया। बेटा मेरे को लग रहा है आपको समझ पा रहे हैं ना। बेटा अगर x में जाएगा कोई पार्टिकल तो y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो जाएगा, y तो वही रहेगा, z वही रहेगा, है ना। तो बेटा अगर पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग चलेगा, है ना, ऐसे, तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो बेटा यहां पर ex dx है ना, क्योंकि अब x में कोई चेंज, y z में चेंज नहीं है, तो ex del x ये हो जाएगा बेटा वर्क डन। बेटा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो छोटी सी है ना वो del x आई कैप है, तो ex del x ये छोटा सा वर्क डन आ गया। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, जितना मैं वर्क करूंगा उतनी मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, जितना मैं वर्क करूंगा उतनी मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो बेटा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क ले रहा हूं वन चार्ज पे, और वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल, उतना पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही बोलते थे ना क्लास 11 में, वही बेटा पूरा रिवाइज कराया मैंने आपको। और माइनस ऑफ वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ माइनस वी आई को क्या बोलेंगे बेटा, चेंज इन पोटेंशियल, और डेल एक्स को नीचे ले जाइए माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ई एक्स, है ना। ऐसे ही आप बाकी डेल वी माइनस डेल वी बाय डेल जेड ई जेड और माइनस डेल वी बाय डेल वाई ई वाई आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बताया बाकी सब आ जाएंगे, है ना। कहां से डेवलप हुआ वो ज्ञान दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बेटा, बहुत ही भयानक खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है। आइए बेटा, बिल्कुल ही खत्म क्वेश्चन है बेटा। 35 क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू y इक्वल टू 3 + x, मतलब y इक्वल टू x के पैरेलल है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री पे, और कह रहे हैं 1,3 और 3,1 में पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1,3 यहां पे आएगा, 1 इधर 3 इधर, और 3,1 बेटा इधर पे आएगा। तो बेटा 1,3 और 3,1 बेटा, आप तो मैथ स्टूडेंट से जो ज्यादातर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बस बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं 1,3 और 3,1 तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होती है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होती है, दैट इज y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर। आप चाहे तो स्लोप निकाल लीजिए। अब अगर इसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क करेगी बेटा, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। बेटा आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा y इक्वल टू एक्स के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है,
है ना। और बेटा जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है 1,3 और 3,1 में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वर्क डन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण 1,3 से 3,1 पे ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी, तो 0 करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। आई होप आपको समझ में आ पाया है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें कह रहे हैं बेटा एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो सेंटर पे पोटेंशियल है उससे हाफ पोटेंशियल सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे होगा। जो सेंटर पे पोटेंशियल है उससे हाफ पोटेंशियल कितनी डिस्टेंस पे होगा। तो बेटा किसी भी r डिस्टेंस पे सॉलिड स्फीयर पे जो पोटेंशियल होता है बेटा वो कितना होता है, KQ/2r³ 3r² - r²। ठीक है। अब बेटा r = 0 पे क्या आ जाएगा, 3KQ/2r। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल एट दी सेंटर। इसका हाफ चाहिए, दैट इज 3/4 KQ/r। अब आप बराबर कर दीजिए पोटेंशियल के, आपको स्मॉल r मिल जाएगा। ठीक है, पर वो सेंटर से डिस्टेंस आएगा, हमको सरफेस से बताना है, तो वो तो कोई खास बात रह नहीं जाएगी। कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। पर प्यारे बच्चों ये तरीका गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, आइए जरा इसको समझ लेते हैं। बस बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ये ना 3/4 है बेटा, जो पोटेंशियल होता है ना अंदर जो होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 3/2 KQ/r है, यहाँ पे KQ/r होता है सरफेस पे। सरफेस पे तो बेटा KQ/r होता है ना। तो बेटा ये इस तरीके का ग्राफ आता है, अगर आपको याद हो, है ना, लगातार बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लेके आएंगे तो पोटेंशियल लगातार बढ़ेगा। तो बेटा जब सरफेस पे ही KQ/r है तो 3/4 ऑफ KQ/r ये तो उससे कम हो गया, तो उससे कम बाहर होगा, तो अंदर वाला अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो बेटा आपको क्या करना है, 3/4 ऑफ KQ/r के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट से 3/4 ऑफ KQ/r होगा स्मॉल r डिस्टेंस पे सेंटर से। ठीक है, तो उसको करिए KQ/r के बराबर, वहां से स्मॉल r आ गया 4r/3। कितना आ गया, 4r/3। अब अगर स्मॉल r आपके पास आ गया है प्यारे बच्चों, तो ये 4r/3 यहां से डिस्टेंस सेंटर से, तो यहां से क्या हो जाएगा r/3, तो r/3 विल बी दी आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्या है, एक ना बुलेट आ रही है, सॉलिड स्फीयर को हिट कर रही है यू से, कह रहे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, जब ये अंदर ट्रेवल करेगी, जब ये अंदर ट्रेवल करेगी तो मेरे से पूछा गया है, मेरे से ये पूछा गया है, बताइए कि जब कितनी मिनिमम स्पीड दे ताकि वो यहां तक पहुंच जाए, कितनी मिनिमम स्पीड दे ताकि वो यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहां पर बेटा मान लो मैंने u स्पीड दी, तो हाफ m(u²) बेसिकली मैंने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी। हाफ m(u²) मैंने क्या करी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी। ठीक है, और अब बेटा यहां का पोटेंशियल KQ/r, अभी बताया था सेंटर का पोटेंशियल 3/2 KQ/r। तो बेटा KQ/r से 3/2 KQ/r वाली जगह पे भेजना है, KQ/2r का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो वन चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा KQ/2r, क्योंकि यहां 3/2 KQ/r, यहां पे KQ/r, तो KQ/2r का इंक्रीज आएगा वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर Q चार्ज है तो बेटा इतना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, करेंगे हाफ mv² के बराबर, और 28 से निकाल लेंगे रफ्तार v, है ना। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आप समझ सकते हैं 2 कट जाएगा, है ना, बाकी v निकाल लेंगे। ठीक है, कोई खास बात नहीं। 38 में पूछा कौन सी फील्ड लाइन सही होंगी। बेटा तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। अगर कंडक्टर है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कैपेसिटर है ना, दैट इज, ये भी मेटल प्लेट्स हैं, तो फील्ड लाइंस इनसे तो परपेंडिकुलर होंगी। फील्ड लाइंस प्यारे बच्चों हमेशा कंडक्टर के सरफेस से क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। बेटा क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर क्या होती है, 0 होती है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क होता है वो 0 होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच में। That is body of conductor is equipotential and surface of conductor is equipotential surface, and if surface is equipotential तो field lines are always perpendicular to equipotential surface, है ना। तो यहाँ से perpendicular आएगी, है ना। बाकी इसके लिए लॉजिक एक और भी होता है, कह देते हैं कि अगर मान लो किसी एंगल पे होती तो बेटा फिर करंट होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना होती। बिल्कुल सही बात है, दो तरीके होते हैं बोलने के लिए। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बेटा इसमें क्या है, 39 क्वेश्चन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, है ना। अब n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और कह रहे हैं वो कोएलिस करके एक ड्रॉप बन जा रही, सबका पोटेंशियल v था। बिग ड्रॉप जो होगी उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लो स्मॉल r रेडियस की थी, है ना। तो बेटा 4/3 πr³ एक की वॉल्यूम थी, n की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इनटू n बराबर 4/3 पाई कैपिटल R³। यहां से सबसे पहले आपने रेडियस निकाल लिया, यहां से क्या निकालिए, रेडियस। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, n
की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये हो गया। अब बेटा जो पोटेंशियल था वो के क्यू बाय आर था, वी की वैल्यू के क्यू बाय आर थी, और अब बेटा क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा पोटेंशियल मान लो वी डैश हो जाएगा के एन क्यू बाय कैपिटल आर। ओ पहले के क्यू बाय स्मॉल आर था, पहले रेडियस स्मॉल आर था बेटा, फिर वो तो पहले जो पोटेंशियल था वो के क्यू बाय स्मॉल आर था, अब हो गया के, और अगर एन ड्रॉप्स है तो एन का चार्ज मिलके एन क्यू हो गया बाय कैपिटल आर की वैल्यू क्या, एन की पावर 1/3 आर, तो क्या बन जाएगा एन के क्यू अपॉन एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, ये तो हो गया v, और n अपॉन एन की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, n की पावर 2/3, तो n की पावर 2/3 टाइम्स हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बेटा बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी मिलेगा जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए यहां पर बेटा क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है वो तो इस तरफ को हो गया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ को हो गया, ये थीटा एंगल है प्यारे बच्चों, है ना, तो Q इंटू 2R ये हो गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। बेटा अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, वैसे तो यहाँ पे फ्रिक्शन पूछा नहीं, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर को वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर मान लो कोई पूछे फ्रिक्शन कितना होगा, बेटा डाइपोल के कारण टोटल फोर्स है QE ऊपर और QE नीचे, डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फोर्स की झंड हो जाती है, फोर्स की झंड हो जाती है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, एक पे QE ऊपर एक पे QE नीचे, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा खाली mg रह गया, एक नेट फोर्स इस पे और एक नॉर्मल रह गया, है ना, और एक फ्रिक्शन, तो mg साइन थीटा इधर को, अगर कोई कह दे इक्विलिब्रियम में है तो ये पक्का हो गया कि फ्रिक्शन तो mg साइन थीटा के बराबर ही होगा, फ्रिक्शन तो mg साइन थीटा के बराबर ही होगा। आई होप आपको समझ में आया है बच्चों। अब बेटा सपोज करो कि कोई कहे, ये तो अभी मतलब अगर फोर्स इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होता, अब ये कह रहे हैं कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ना, ये यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, mg cos थीटा यहीं से पास करेगा, नॉर्मल यहीं से, फ्रिक्शन यहीं से, तो इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या है mg sin थीटा इनटू r, है ना। बेटा जो यहीं से पास करेंगे बेटा फ्रिक्शन mg cos थीटा और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, और बेटा जो डाइपोल पे जो टॉर्क आता है उसको बोलते हैं Pe sin थीटा, बेटा वो तो एक्सिस के इंडिपेंडेंट होता है, Pe sin थीटा, तो Q इंटू 2R इंटू E साइन थीटा, और ये साइन थीटा की भी धज्जियां उड़ गई, ठीक है, और यहां से E आ जाएगा, कितना आ जाएगा mgr अपॉन 2QE, mgr अपॉन 2Q, अच्छा E तो निकाला, mgr अपॉन 2Q, और R भी क्या mg बाय 2Q, mg बाय 2Q। आई होप बच्चों आपको समझ में आए। बेटा जो जब भी कपल का जो टॉर्क होता है ना, कपल का जब भी टॉर्क आप निकालते हैं, मतलब मान लो एक फोर्स इधर को है F और एक माइनस F वेक्टर मतलब F इधर को है, तो अगर यहां से निकालेंगे तो F इंटू R1 प्लस F इंटू R2, तो बेटा F इंटू R1 प्लस R2 बन जाएगा D, और इसके अबाउट भी निकालेंगे तो F इंटू मान लो ये x1 है और ये F इंटू x2 इधर को, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, तो F इंटू x1 माइनस x2 हो जाएगा, और x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा फिर से D, FD, है ना। आई होप बच्चों समझ में आता जा रहा है आपको फटाफट। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये आ गया मतलब कपल का जो टॉर्क होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, वही यूज किया। बेटा जो डाइपोल पे जो फोर्स लग रहा है QE, दो फोर्स लग रहे हैं QE इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, उनका टॉर्क क्या आएगा बेटा Pe sin थीटा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, और ये mg sin थीटा इनटू r, बेटा जितना इधर को टॉर्क होगा उतना ही Pe sin थीटा, P से E की तरफ को आता है टॉर्क, है ना, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम होगा। आई होप समझ में आ गया। बेटा यहां पर क्या है, ये तीन चार्जेस हैं Q, Q और -2Q। क्वेश्चन नंबर 41 में तीन चार्जेस दे रखे हैं और कह रहे हैं इसकी एक्सिस पे सेंट्रॉइड से पास करने वाली एक लाइन है परपेंडिकुलर, Z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या आएगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक रिंग पे चार्जेस हैं, ठीक है। अब बेटा तीन चार्जेस हैं, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो बेटा KQ बाय आर स्क्वायर बेटा ऐसे फील्ड आएगी, उसका कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा, है ना, जैसे हम डेरिवेशन में भी करते हैं KQ बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, और एक और KQ बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, तो इधर को आएगा K इंटू 2Q बाय आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगा यहां से ना टोटल, इसको x कह लो, है ना, तो x स्क्वायर कॉस थीटा। अब बेटा इसके कारण भी तो वही आएगा K 2Q बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, तो वो क्या होंगे बेटा Z एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा जीरो।
एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बेटा और भी है, अगर मैं डाइपोल को यूज करना चाहूं इसी में, तो मैं कहूंगा ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, तो बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक डाइपोल हो गया, ठीक है। अब इसके कारण फील्ड किधर को आएगी बेटा, यहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो बेटा एक्सिस, बेटा डाइपोल की जो फील्ड आती है ना, ये प्लस है ये माइनस है, मान लो इक्वेटोरियल पोजीशन में वो ऐसे आती है, इसके कारण इधर, माइनस के कारण उसकी तरफ, तो नेट आ जाती है बेटा इधर, मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड होता है 2kp बाय सॉरी kp बाय आर क्यूब, और बेटा एक्सिस पे होता है 2kp बाय आर क्यूब। एक्सिस पे क्या होता है प्यारे बच्चों, 2kp बाय आर क्यूब। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। यहां पे होता है 2kp बाय आर क्यूब, ठीक है, और 2kp बाय आर क्यूब, और यहां पर बेटा प्यारे बच्चों क्या होता है, माइनस kp वेक्टर बाय आर क्यूब, मतलब p वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बेटा जो p वेक्टर है ना, वो इधर को गया माइनस क्यू से प्लस क्यू, एक डाइपोल, तो उसके कारण जो फील्ड आएगी यहां पे वो इधर को आएगी, और इस वाले के कारण जो फील्ड आएगी ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल, इसके कारण जो फील्ड आएगी उससे अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा एक्सिस के लॉन्ग तो आएगी ना, इसके पैरेलल ही आएगी ना, डाइपोल मोमेंट से एंटी पैरेलल आएगी, इसके कारण जो फील्ड आएगी वो इस इधर को आएगी। तो बेटा एक इधर को फील्ड आएगी और एक इधर को आएगी, तो रिजल्टेंट कुछ इधर को आएगा, ऐसे यहां पे ऐसे, है ना बेटा। ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट, उससे अपोजिट डायरेक्शन में इधर को, है ना। एक की फील्ड इधर को आएगी, एक की फील्ड इधर को आएगी, रिजल्टेंट आएगा इधर को। एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, जीरो होगा कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या है बेटा, बीपीडी तीनों पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ का 8 वोल्ट है, ए का 2 वोल्ट है। अब बेटा ये हो गया, और कह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा ये हो गया इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस, है ना। तो फील्ड किधर को होती है बेटा, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ऐसे। अब बेटा ये कह रहे हैं ये 0.2 है, ये 0.2 है, तो ये हो जाएगा 0.2√2, तो E इंटू 0.2√2, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन, यहां से यहां पटकना है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी वन चार्ज की, दैट इज पोटेंशियल में डिक्रीज आ जाएगा, 6 के बराबर कर देंगे, और यहां से प्यारे बच्चों आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना बच्चों। आई होप मैं आपको समझा पाया। अच्छा ऑप्शन क्या क्या है, 15√2 अलोंग PA, है ना, PQ, तो बेटा आनी तो PA के अलोंग है, ये तो बिल्कुल पक्की बात हो गई, है ना। अब PA के अलोंग आनी है ना, तो PA के अलोंग लेकिन दो ऑप्शन है, तो बेटा ये तो पता ही है, √2 वाला ऑप्शन तो आ ही रहा है, यहाँ से पॉइंट आइए, यहाँ 0 लगाइए, ये 30 हो जाएगा, 30/√2 क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 15√2। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, E इंटू जो भी ये डिस्टेंस है 0.2√2, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी यहां से यहां पर टकने में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी वन चार्ज की कम होगी, दैट इज पोटेंशियल उतना ही डिक्रीज करेगा, 8 - 2 6 के बराबर करेंगे, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत इजीली बेटा आप आंसर निकाल लेंगे। आइए देखिए 43 जो क्वेश्चन है, कह रहे दो पॉइंट है जो डाइपोल से काफी दूर है, तो बेटा यहाँ पे, और कह रहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB है। तो पहली बात तो बेटा EA और EB में जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, EA वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ EB वेक्टर, बाकी एक नंबर यहाँ पे 2kp/r क्यूब होती है, यहाँ पे kp/r क्यूब, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो EA वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ नेगेटिव ऑफ EB वेक्टर, -2 टाइम्स ऑफ EB वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ऐसी फील्ड लाइन से होती है, डाइपोल की पहले ही मालूम थी, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, है ना। तो बेटा आप देख लें चारों ऑप्शन हैं, एक कह रहा है इधर, एक कह रहा है इधर, एक कह रहा है ऊपर है, एक कह रहा है उधर। अब पता ही है भैया इधर होगी, और कौन सा ऑप्शन है बेटा जो कह रहा है इधर, बी ऑप्शन, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या है, -q चार्ज रखा है सेंटर पे, और +q चार्ज बेटा एक आर्क पे π/2 एंगल जो सबटेंड कर रही है सेंटर पे, वहां उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब बेटा ये -q चार्ज को आप बहुत सारे -dq मान सकते हैं, और यहां पर बेटा जैसे थीटा पे आपने ले लिया छोटा सा d थीटा, इस पे जो चार्ज आएगा dq, तो -dq + dq का एक डाइपोल, ऐसे खूब सारे डाइपोल हो जाएंगे, ऐसे खूब सारे क्या हो जाएंगे, डाइपोल्स हो जाएंगे। और एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, q चार्ज है π/2 एंगल पे, तो ये 1 एंगल पे आ गया, d थीटा एंगल पे ये चार्ज आ गया, इनटू r ये डाइपोल मोमेंट आ गई। बेटा जैसे यानी एक डाइपोल मोमेंट होगी, ऐसे नीचे को भी बनेगी थीटा पे, तो बेटा p cos थीटा जुड़ जाएंगे, और p sin थीटा उड़ जाएंगे। तो p cos थीटा वाला कंपोनेंट काम का, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से लेके कहां तक, -π/4 से लेके π/4 तक, है ना। तो ये आ गया बेटा डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। कितना निकल के आ गया बेटा, फिर से बता रहा हूं, q चार्ज है
π/2 एंगल पे है, 1 एंगल पे ये हो गया, d थीटा एंगल पे ये हो गया, इंटू आर, डी क्यू इंटू आर, बेटा ये आ गया डाइपोल मोमेंट। और कौन का कंपोनेंट कौन सा है? cos थीटा, p cos थीटा जुड़ जाएंगे। अब माइनस π/4 से π/4 आपको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही मुश्किल इंटीग्रेशन आपके सामने है, आप डर जाइए ध्यान से। और बेटा बिल्कुल सिंपल है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा sin π/4 माइनस sin π/4 कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ sin π/4, ट्वाइस ऑफ sin π/4 दैट इज 2/√2। खत्म, दिस इज द आंसर। कौन सा हो जाएगा? 2√2 QR/π, 2√2 QR/π, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। इसमें कह रहे हैं एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है, लेंथ बेटा इसकी 12 है, सेंटर इसको क्या किया, हल्का सा एंगल घुमा दिया, अभी ऑसिलेट कर रही है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की? σ/2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू दी शीट। ठीक है, अब बच्चों मेरे से ये कह रहे हैं बताइए कि जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा? जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगी। ओ सॉरी, टॉर्क पूछा है खाली, टाइम पीरियड भी नहीं पूछा है। अगर मेरे को लगा शायद टाइम पीरियड है, तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर पूछा टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क तो पी sin थीटा निकालना क्या पड़ेगा? फिर से पी, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला। बेटा पी निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ पे एक्स पे छोटा सा dx एज्यूम कर लीजिए चार्ज, है ना, और यहां पर भी आप x पे छोटा सा dx, उसका नेगेटिव वाला पार्ट। तो बेटा अब लेमडा चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा dx हो गया बेटा चार्ज, और बीच का सेपरेशन 2x, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो बेटा ऐसे कहां से कहां तक लेने पड़ेंगे? x 0 से लेके l तक सारे के सारे, ये आ जाएगा p, कितना आ जाएगा? x²/2 l² बन जाएगा, लेमडा l², ये आ गया p। अब बेटा PE sin थीटा से आप निकाल सकते हैं टॉर्क, PE sin थीटा, खत्म। E क्या होगा? σ/2 एप्सिलॉन नॉट, कौन सा ऑप्शन? तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा l² sin थीटा, ऑप्शन बी। अब बेटा मान लो यही क्वेश्चन में कह देते कि सपोज इट परफॉर्म्स SHM फॉर स्मॉल एंगल, है ना, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। तो कैसे करते बेटा कैलकुलेट? तो करते लैम्डा l² E sin थीटा को लिखते थीटा। बेटा वेन एवर रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, कंपेयर इट विद I⍵² थीटा, कंपेयर इट विद I⍵² थीटा, थीटा ओमेगा निकालो, 2π/t के बराबर कर डालो, खत्म, सिंपल, मक्खन। अब I कितना होगा? बेटा I होता है ml²/12, अगर मान लो m मास होता लेंथ, तो लेकिन 12 है, 12 का स्क्वायर/12, है ना, ये हो जाता बेटा, सिंपल। अब ओमेगा को 2π/t कर दो। तो बेटा whenever restoring force is proportional, restoring torque is proportional to theta, compare it with I⍵² थीटा, ओमेगा निकालो, 2π/t के बराबर कर डालो। और लीनियर SHM होगा, अगर लीनियर SHM होगा तो whenever restoring force is proportional to x, compare it with m⍵² x, ओमेगा निकालो, 2π/t के बराबर कर डालो, और शानदार तरीके से टाइम पीरियड निकाल डालो। थैंक यू बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू डाइपोल्स। बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, बेटा डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो एनर्जी होती है -P.E, -PE cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो बेटा यहां पर -PE cos थीटा, बेटा पता क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये डाइपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव, -P इंटू E along P कह सकता हूं, है ना, -P इंटू E along P। अब बेटा देखो P2 के ना दो कंपोनेंट होंगे, P2 cos थीटा और P2 sin थीटा। इसकी ये इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके कारण फील्ड इधर को आएगी, जो मेरे को नहीं चाहिए। जिसकी ये एक्सियल पोजीशन है P2 cos थीटा, इसके कारण फील्ड इधर को ही आएगी। कितनी आएगी? 2kp/r³, 2kp2 cos थीटा बाय r³, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा? -P.E में -P1 इंटू E इन दी डायरेक्शन ऑफ P ले रहा हूं, खत्म बात। तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर? -2kp1p2 cos थीटा बाय r³, दिस इज द आंसर। ये बेटा डाइपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डाइपोल मोमेंट है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 48 में कह रहे हैं इस डाइपोल को 90 डिग्री से इधर घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल से टर्न करेगी P पे? बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, जब डाइपोल मोमेंट इधर घूम जाएगा 90 से तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, तो फिर डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो 90 से घूम गई लेकिन क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 से घूम गई लेकिन क्लॉकवाइज में। आई होप समझ में आ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज में
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज में। 90 से ही घूमी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बेटा कैसे करेंगे, बेटा px निकालने के लिए सिग्मा qi xi, तो -2q इंटू ए, 3q इंटू 0, q इंटू 0 और -2q इंटू माइनस है, तो 2qa और -2qa। अरे वाह, x डायरेक्शन, px तो 0 आ गया, तो py कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, आइए वो देखते हैं। py कितना आएगा बेटा, -2q इंटू 0, -2q इंटू 0, 3q इंटू ए, q इंटू माइनस है, तो 3qa माइनस qa, तो आंसर इज 2qa। तो बेटा डाइपोल मोमेंट कितना निकल के आ रहा है, 2qa। कितना निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, 2qa, है ना। और देखो करने के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड है, बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल मेथड। और अगर आपको लग रहा हो नहीं भैया हमको मजा नहीं आया पूरा, है ना, तो इसको 2 -q चार्ज बनाओ पहले। एक का डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, -q से +q को ज्वाइन करने वाला q a√2 है, बेसिकली q इंटू a√2, है ना। और ये -2q से 2q को एक बनाइए, और यहाँ पे 3q था, q ये आ गया, इसके कारण इधर को आ जाए। तो बेटा ये 2q, एक बार ना a√2 को d कह देते हैं, तो q इंटू डी इधर को है, q इंटू डी इधर को है, ये 2q इंटू डी है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, qd, तो qd, ये वाले एक qd से कट के qd बचेगा, तो qd इधर और qd इधर 90 पे, तो क्या हो जाएगा qd√2। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, qd क्या था, a√2 इंटू b√2, qd 90 डिग्री पे, तो qd√2 हो जाएगा रिजल्टेंट। d क्या था, a√2, खत्म। अरे वाह, वही 2qa, कितना आ गया, 2qa। और डायरेक्शन भी बेटा दिख रही है, ऊपर को ही आ रहा है, py पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है, पर ये बेटा आसान है। सिग्मा qi xi px होता है, सिग्मा qi yi py होता है ना। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो बेटा ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 50 बेटा ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि यहाँ पर दो होलोस्फीयर्स हैं, है ना, जिन पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैपिटल Q चार्ज है, और एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है d/2 डिस्टेंस पे सेंटर से, 10d डिस्टेंस है होलोस्फीयर्स के सेंटर के बीच का। इस पे फोर्स बताना है बेटा। होलोस्फीयर के कारण अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। होलोस्फीयर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और बाहर कैसी होती है, पॉइंट चार्ज की तरह। बाहर कैसी होती है, पॉइंट चार्ज की तरह होनी भी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर चार्ज अगर सेंटर पे होता Q तो भी फ्लक्स वही होता, फील्ड लाइंस उतनी होती, और बेटा बिल्कुल हर तरफ बिल्कुल बराबर होती। तो बेटा Q चार्ज अगर स्फेरिकल है तो भी बेटा हर तरफ बराबर होगी, तो भी सिमेट्रिक है, तो बेटा फील्ड लाइंस वही हैं, उतनी ही स्पेसिंग पे हैं, तो वही फील्ड होगी बेटा बाहर kq/r², और अंदर क्या होती है होलोस्फीयर के 0, है ना। अब देखिए बेटा करेंगे कैसे, इस पे फोर्स किसके कारण आएगा, इसकी फील्ड के कारण। तो फील्ड कितनी आएगी बेटा, ये कितने डिस्टेंस पे हो गया, 10 में से d/2 हटा दो, 10d में से d/2 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 माइनस हाफ d, है ना, क्या हो जाएगा 19d/2, खत्म। बहुत सिंपल। फोर्स कैसे निकालेंगे, k q स्मॉल q अपॉन 19d/2 स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। 19 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 361, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे यहां पर बेटा देखो, अब लेफ्ट फोर्स तो बेटा इसके कारण रिपल्शन आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा फोर्स, पहली बात। तो लेफ्ट में कितने ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 50 था, लेफ्ट में 2 ऑप्शन है, एक में 361 और ऊपर 362 है, तो ऊपर तो कुछ आना ही नहीं है भैया, ये 1/4πε0 की 4 की भी झंड हो जाएगी। तो बेटा बन क्या जाएगा, 1/361 πε0 d स्क्वायर, और ऊपर क्या जाएगा q इंटू क्यू, है ना। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल था, और यहीं पे हमारी 50 पूरी होती है। ये देखिए भाई, हमने बल्ला उठा दिया, बल्ला तो है नहीं तो यहाँ पर पेन उठा दिया, ठीक है। चलिए आगे 51 क्वेश्चन से देखते हैं फिर आगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में ये कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है कैविटी में, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। हमसे ये कहा गया है बच्चों कि यहां पे एक चार्ज है, बताना है कि उस पे फोर्स किस तरफ को आएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताना है। बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक कैविटी होती है तो मैं बेटा मान सकता हूं ये एक्चुअली कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, है ना, पर मैं एज्यूम करूंगा प्लस भी है और माइनस भी है,
है ना। तो रो चार्ज डेंसिटी का कंप्लीट स्फीयर हो गया, तो रो r1/3 एप्सिलॉन नॉट बेटा फील्ड आ जाएगी, प्लस बेटा जो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होती है वो रो चार्ज के स्फीयर के कारण बेटा पोजीशन वेक्टर r पे फील्ड आती है। सेंटर से अगर पोजीशन वेक्टर ले तो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट आती है, और नेगेटिव वाले एक स्फीयर हो गए अलग, इसके कारण क्या आएगी बेटा, ये मान लो ये है रो, ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है, तो उसकी तरफ आएगी, इसलिए दिखाया इधर को है। तो E1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर के कारण है, जो कि कितनी आएगी, रो r1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और E2 कितनी आएगी प्यारे बच्चों, रो r2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों। ये E1 आ गया, ये E2 आ गया, टोटल क्या हो जाएगा बेटा, रो r1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो r2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 बेटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी रो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, विच इज, मान लो ये वाले वेक्टर को L वेक्टर कहते हैं, रो L वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है बेटा आपने जहां पढ़ा हो रो A वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, कुछ लोग I वेक्टर बोल देते हैं। मतलब सेंटर, मतलब स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की तरफ को होती है बेटा फील्ड। अब इसको A वेक्टर कह लो, आप L वेक्टर कह लो, कुछ भी कह लो, अगर L वेक्टर है तो जो फील्ड आती है इधर को, तो फोर्स जो आएगा बेटा वो इस पे किधर को आएगा, इधर L वेक्टर के पैरेलल, L वेक्टर के पैरेलल। अगला क्या है बेटा, कह रहे हैं हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस का पोटेंशियल प्यारे बच्चों है 10 वोल्ट। कितना है प्यारे बच्चों सरफेस का पोटेंशियल, 10 वोल्ट, है ना। अब बेटा मेरे को बताना क्या है, मेरे को बताना है इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। बेटा हॉलो स्फीयर के कारण जो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही उसके कारण हर जगह अंदर होता है, क्योंकि अंदर फील्ड जीरो है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क क्या करेगी प्यारे बच्चों, जीरो करेगी। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, दैट इज हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही हर एक पॉइंट के अंदर का भी पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो भी वर्क करना है इंफिनिटी से लाने में वो सरफेस तक के लिए करना है, क्योंकि वहीं तक फील्ड है, उसके बाद तो बेटा फील्ड जीरो है। तो बेटा यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, सब जगह का पोटेंशियल वही होगा अंदर की जगह का जो सरफेस का होता है KQ बाय कैपिटल R, है ना। तो बेटा सेंटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन फिर से बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए यहां कह रहे हैं अंदर वाले का पोटेंशियल क्या है प्यारे बच्चों, 10 वोल्ट, और बाहर वाले का क्या है 5 वोल्ट। कह रहे हैं अंदर पोटेंशियल क्या होगा, इसके अंदर सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। बेटा हॉलो स्फीयर्स हैं, हॉलो स्फीयर के बाहर फील्ड होती है, अंदर जीरो होती है। इसके कारण इसके अंदर जीरो होगी, इसके कारण इसके अंदर जीरो होगी, और इसके कारण ये तो दोनों के अंदर है, तो यहां पे फील्ड जीरो है। जो भी इस सरफेस का पोटेंशियल होगा बेटा इंफिनिटी से लाने में जो वर्क होता है, मिनिमम वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बेटा वो होता है पोटेंशियल, जो भी वर्क करना होगा सरफेस तक के लिए। तो अगर यहां का 10 है तो सेंटर का भी क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 वोल्ट। क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 वोल्ट। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। इसको मिटो देंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54, इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों, ये कह रहे हैं A B C तीन स्फीयर्स हैं, है ना, तीन स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस A B C है। इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस सिग्मा और इस पे प्लस सिग्मा। इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा, ठीक है बेटा। मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, इसके कारण इस पे पोटेंशियल आएगा, इसके कारण इस पे पोटेंशियल आएगा, और इसके कारण भी इसकी सरफेस पे कुछ पोटेंशियल आएगा। तो चलिए आइए इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो बेटा K दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो सब में ही आना है तो उसको लिख देते हैं कॉमन। Q सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर। बेटा इस पे चार्ज क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर, सिग्मा भी सब में है ना, उसको भी बाहर ले लेते हैं, है ना। 4 पाई A स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर पहले आ गया, पाई बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। KQ बाय A, बेटा सरफेस पे तो KQ बाय R होता है, फिर R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो KQ बाय A माइनस इसके कारण क्या है माइनस KQ बाय B। अब बेटा K बाहर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का सिग्मा बाहर है, -4 पाई B स्क्वायर बाय B। जो इसके कारण इसकी सरफेस पे होगा वही इसके कारण इसके अंदर होगा, है ना। और इसके कारण क्या है बेटा सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर, K Q में सिग्मा आएगा, और 4 पाई C स्क्वायर बाय C, है ना। यहां से 4 पाई काटेंगे, ठाए, ओ सॉरी यहां पे ये जाएगा, ये खाली A बचेगा यहां पे, है ना, यहां पे B बचेगा, यहां पे C बचेगा। और बेटा क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C। प्यारे बच्चों मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। बेटा बस यूज क्या किया,
हॉलो स्फीयर के कारण अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसके कारण उसकी सरफेस पे होता है। तो k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी, इसके कारण इस पे आएगा। इसके कारण k इंटू माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाय बी, और इसके कारण k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय ए। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ क्या है बेटा, दो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। उनके बीच में पहले फोर्स ये था, फिर उनको एक वायर से जोड़ा, वायर हटा दी, अब फोर्स ये हो गया। और कह रहे हैं एक पे पॉजिटिव था दूसरे पे नेगेटिव, तो मैंने एक पे Q1 मान लिया और एक पे नेगेटिव Q2 मान लिया। तो बेटा अब सारे ऑप्शन ना माइक्रो कूलम में थे, तो मैंने Q1 Q2 को मान ही माइक्रो कूलम में लिया। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 K Q1 Q2, लेकिन ये माइक्रो कूलम में इसलिए 10 की पावर माइनस 6 दो बार आया, 10 की पावर माइनस 12 बाय r स्क्वायर 0.5 स्क्वायर, वो 0.108 है। यहां से क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1 बाय 0.25 हो जाएगा 4, 36 3 जा 108 है ना। तो यहां से Q1 Q2 3 आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये 10 की पावर माइनस 3 उधर जाके 108 बनेगा, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट 3 आ गया। तो पहले तो देखिए प्रोडक्ट 3 कहां कहां पे आ रहा है, 15 5 जा 75 पहले में नहीं है, दूसरे में 3 आ रहा है, तीसरे में 2 6 जा 12 आ रहा है, चौथे में 0.5 इंटू 1.5। इसका मतलब मेरे को आगे करने की जरूरत थी ही नहीं। पर बेटा अगर करना हो तो कैसे करेंगे बेटा, अब जब दोनों को करेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाय 2 हो जाएगा दोनों पे। तो K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 माइनस Q2 बाय 2 दोनों पे चार्ज है, इसका प्रोडक्ट दो बार स्क्वायर 10 की पावर माइनस 12, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट किया बाय r स्क्वायर 0.25 इज इक्वल्स टू फोर्स। बेटा यहां पर फिर से मेरे पास इक्वेशन आ गई है, और अभी बताया था 36 बनेगा है ना, और ये फिर से 36 कट जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा, इसका स्क्वायर जो आ रहा है ना वो बना रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप चाहेंगे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं तो बस बेटा आपको एक ही बात कह सकता हूं। मैंने आपको एक ही बात समझाई कि प्रोडक्ट जो 3 आ रहा है पहली इक्वेशन में वो एक ही में, इतने में काम बन जाएगा। बाकी आप चाहे तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यू कैन सॉल्व इट इजीली। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर इसको पहले नोट कर लेंगे। वेरी गुड। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 इसमें पूछ रहे हैं कौन सी फील्ड लाइन, किस तरीके की फील्ड लाइन सही होगी। बेटा थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, कंडक्टर में फील्ड लाइंस जो टर्मिनेट करती हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर टर्मिनेट करती हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी ये बात, है ना, क्योंकि बेटा कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क होगा वो जीरो होगा, और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वर्क जीरो होगा तो उससे मैं क्या समझ सकता हूं, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर वो जीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल एंड सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड हेंस फील्ड लाइंस विल स्टार्ट एंड टर्मिनेट ऑन द कंडक्टर परपेंडिकुलरली। आई होप बच्चों समझ में आ गया। वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। तो बेटा परपेंडिकुलरली किसमें, फोर्थ में, तो ये सही होगी, और ये सब क्या हो गई, ये बुड़बक लाइंस है ना। अगला 57, इसमें कह रहे हैं माइनस ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन बताइए, है ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू, है ना, सेंटर टू सेंटर तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो बेटा ये क्या चीज है, माइनस ई वेक्टर क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने फोर्स माइनस ई लगाना है इंफिनिटी से लाने में, ये फोर्स हो गया वन चार्ज पे और ये डिस्प्लेसमेंट है डीएल, है ना। तो बेटा वन चार्ज को लाने में जो वर्क होगा इंफिनिटी से सेंटर पे वो हो जाएगा सेंटर का बेसिकली पोटेंशियल KQ बाय R, KQ बाय R, है ना, क्योंकि बेटा रिंग के सेंटर पे हर एक पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो R होगा, तो K DQ बाय R का समेशन आ जाएगा KQ बाय R। चार्ज मेरे को पता है, रेडियस ऑफ रिंग बेटा क्वेश्चन में गिवन है विच इज 0.5 मीटर। आई होप बच्चों बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे। चलिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेते हैं, थोड़ी सी तसल्ली भी मिलेगी आप लोगों को शायद। 9 इंटू 10 की पावर 9, और चार्ज कितना है बेटा 1.11 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बाय R, और R क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे R दे रखा है यहाँ पे 0.5, है ना। तो ये क्या बन के आ जाएगा 9, ये 9.99 हो जाएगा, है ना। 9.99 को 10 ही मान लेते हैं, है ना, ये लगभग 10 हो गया। ठीक है, अब 10 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सब कट गया, 1/0.5 क्या आ जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद बेटा ये कंडक्टर है, जो शेडेड पोर्शन है कंडक्टर है, उसमें कैविटी है, इस पे एक चार्ज पड़ा है Q। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन दी कैविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी। बेटा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, होता क्या, बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, है ना। जो पास में है वहां चार्ज डेंसिटी जो आएगी वो पक्का है ज्यादा आएगी, ए पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी नेगेटिव वाली वो ज्यादा आएगी, और बी पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी नेगेटिव वाली वो कम आएगी क्योंकि वो दूर है।
तो बेटा इसके कारण भी फील्ड यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो फील्ड आएगी इसके कारण वो उधर को आएगी और ज्यादा आएगी, और नेगेटिव के कारण भी उसकी तरफ आएगी और वो भी ज्यादा, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है। और यहाँ पर दोनों ही चीजें कम हुई, तो बेटा यहाँ पे फील्ड कम आएगी बी के पास में, और ए के पास में फील्ड ज्यादा आएगी। ये कह रहे बराबर, हट, कह रहे चार्ज डेंसिटी दोनों जगह बराबर, हट। बेटा क्यों बराबर हो सकती है क्या चार्ज डेंसिटी? बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं बच्चों? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बेटा चार्ज डेंसिटी बराबर होने का मतलब है कि दोनों पे अट्रैक्शन बेसिकली बराबर हो, तो दोनों तरफ ये इलेक्ट्रॉन बराबर तेजी से खींच रहा है। बेटा ये पास में इसको ज्यादा जोर से खींचेगा, है ना, तो गलत बात है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस इज q by epsilon नॉट। बेटा वो तो जीरो हो जाएगा बेटा, मतलब कोई यहां से फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना बेटा, कंडक्टर है, फील्ड जीरो, तो बेटा फ्लक्स क्या होगा? जीरो, है ना, थ्रू दी सरफेस, है ना। आई होप बच्चों ये समझ में आ गया है। ये तो क्वेश्चन नंबर 58। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये कंडक्टर है बेटा जिसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस क्या है बच्चों? इसका b है, ठीक है। सेंटर पे q चार्ज है, इस कंडक्टर पे टोटल -q चार्ज है। अब बेटा देखो, सोच के देखो कि अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस ले लूं तो E डॉट ds का समेशन उसके लिए क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो। तो यहां अगर E डॉट ds का समेशन गॉसियन सरफेस के लिए जीरो आएगा, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या होता है? E डॉट ds का समेशन जीरो का मतलब होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो हो गया प्यारे बच्चों। E डॉट ds का समेशन जीरो मतलब एनक्लोज्ड चार्ज जीरो, मतलब यहां q है तो यहां -q होगा, तभी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इसके अंदर जीरो आएगा, है ना। और बेटा टोटल इस पे क्या था? -q, तो यहां पे क्या देगा? q -q। तो इनर सरफेस पे आएगा -q और आउटर सरफेस पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? q -q। आई होप बच्चों आपको समझ में आ पाया है। दूसरा पार्ट इसका है पोटेंशियल एट r वेयर r लाइज बिटवीन a एंड b। बेटा यहां पे कहीं पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, है ना। बेटा इसके कारण आएगा kq by r, -q के कारण, होलो स्फीयर के कारण बाहर क्या होता है? पॉइंट चार्ज की तरह -kq by r। तो इन दोनों के कारण मिला के, इसके कारण और इसके कारण मिला के पोटेंशियल जीरो। वैसे भी बेटा कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, अंदर वाले चार्ज के कारण और अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड इज जीरो आउटसाइड कैविटी टिल इंफिनिटी। अब फील्ड जीरो तो उन दोनों के कारण पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा? जीरो। बेटा अगर उन दोनों की फील्ड मिला के जीरो है तो उनके अगेंस्ट लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? जीरो। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना, बड़ा सिंपल बात है ना। आइए देखिए अगली बात। अब बेटा इसके कारण पोटेंशियल क्या आएगा? तो यहां पे जो पोटेंशियल आना है r डिस्टेंस पे, इन दोनों के कारण मिला के क्या आना है? जीरो। तो इसके कारण क्या आएगा? होलो स्फीयर के अंदर क्या, होलो स्फीयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके कारण उसकी सरफेस पे होता है। तो k q -q अपॉन b, है ना, k q by b। बेटा होलो स्फीयर के कारण उसके अंदर कितना पोटेंशियल होता है? बड़े सारे क्वेश्चन में यूज हो गया, k q by कैपिटल R, जो उसके कारण उसकी सरफेस पे होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा मेटल प्लेट्स का क्वेश्चन है 60, 61, 62, जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा ये मेटल प्लेट्स पे क्वेश्चन है। पर मैं बेटा आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि इससे पहले एक बार छोटा सा एक बार रिकैप ले लेते हैं। ये मान लो इस पे Q चार्ज है, इस प्लेट पे 2Q है, इस प्लेट पे 4Q है। एक अलग क्वेश्चन देख रहे हैं, जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको जब मैंने आपको एक्सरसाइज 1 कराई है उसमें भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है मेटल प्लेट्स का। कॉन्सेप्ट तो मैंने उसमें भी आपको क्लियर किया था, लेकिन एक बार फिर से देखिए। तो बच्चों मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि देखो अगर इस साइड पे चार्ज ज्यादा है तो फील्ड तो इधर को होगी, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो इस पे इन दोनों का मिला के 3Q उसका 4Q, तो फील्ड तो कुछ इधर को ही आएगी। और मेटल प्लेट्स की जो फील्ड होगी बेटा शीट्स की, वो तो शीट से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये बात तो बेटा मेरे को समझ में आ गई। अब दूसरी बात बेटा मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि E डॉट ds का समेशन इसके लिए क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना। बेटा ये आप थ्योरी में भी देख चुके हैं, E डॉट ds का समेशन जीरो, तो चार्ज एनक्लोज जीरो। तो इस साइड जितना नेगेटिव Q आएगा ना बेटा, उतना ही इस साइड प्लस Q आएगा। और यहां कितना हो जाएगा बेटा? अगर यहां पे प्लस Q आएगा तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ Q प्लस 2Q, या आप कह सकते हैं 2Q माइनस Q का नेगेटिव माइनस, यहां पे क्या आना चाहिए? माइनस Q माइनस ऑफ Q माइनस 2Q, नेगेटिव ऑफ Q माइनस 2Q, क्योंकि टोटल चार्ज तो बेटा 2Q होना चाहिए, है ना। नेगेटिव इसलिए क्योंकि मेरे को पता नेगेटिव हो। और इस साइड क्या आएगा बेटा? यहां पर क्या चार्ज आएगा? इसी का ही अपोजिट, है ना। यहां पे आएगा Q माइनस 2Q। थोड़ी जगह कम थी, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं बेटा। यहां पर मैं बस ये लिखना चाह रहा हूं, देखो मैं जानता हूं यहां पे 2Q माइनस स्मॉल q लिखना चाहिए, पर मैं नेगेटिव ऑफ Q माइनस 2Q इसलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि इस पे नेगेटिव आएगा, ये दिखाना चाहता हूं। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा।
बेसिकली कहना चाह रहा हूं बेटा, इन पे अपोजिट आता है। अगर इस पे x चार्ज है, इस पे -x है, इस पे y है, इस पे -y है, तो टोटल चार्ज इन सब का मिला के, अंदर वाली सरफेसेस का मिला के हमेशा 0 होगा। अब आउटर सरफेसेस पे निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। आप टोटल चार्ज सम करके भी कह सकते थे, पर मैं कह रहा हूं मान लो Q1 Q2 है। Q1 Q2 कैसे निकाले जाते हैं बेटा? किसी भी एक मेटल प्लेट में अंदर फील्ड 0 करो, x के कारण फील्ड उधर आएगी, कितनी आएगी? x/2a एप्सिलॉन नॉट। और ये -x के कारण x/2a एप्सिलॉन नॉट इधर आएगी। y के कारण इधर आएगी y/2a एप्सिलॉन नॉट, -y के कारण y/2a एप्सिलॉन नॉट इधर आएगी। कैंसिल हो जाएगी। जितनी y के कारण इधर उतनी -y के कारण इधर, जितनी x के कारण उधर उतनी -x के कारण इधर। अब बेटा ये 4 के कारण कैंसिल हो गई, इसका मतलब Q1 के कारण जितनी इधर होगी ना, Q2 के कारण उतनी उधर होनी चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब Q1 Q2 बराबर हो। ऐसा तभी हो सकता है प्यारे बच्चों जब Q1 Q2 बराबर हो। बस इतना ध्यान देना होता है, चार्ज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट प्लेट, और उन दोनों का सम ही टोटल चार्ज होगा। मतलब आप डायरेक्टली कह सकते थे कि भैया Q 2Q 3Q 3Q 4Q 7Q 7Q/2 और 7Q/2 क्योंकि बराबर होंगे। ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि बराबर होंगे ना बेटा x और -x के कारण फील्ड 0, x के कारण उधर, -x के कारण इधर, y के कारण इधर, -y के कारण उधर, 0 होगी ही होगी। पर बेटा अगर जितना यहां होगा उतना यहां होगा, तभी कंडक्टर के अंदर बेटा फील्ड 0 करके Q1 Q2 में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। और सिखाया मैंने आपको कि चार्ज ऑन दी चार्ज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट प्लेट। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं प्यारे बच्चों। बात क्या बताना चाह रहा हूं? बात ये बताना चाह रहा हूं, एक पहली बात, अपोजिट सरफेसेस जो होती हैं, जितना इस पे +x उतना -x, +y -y, कहीं पर भी फील्ड निकालोगे तो बेटा x के कारण उधर -x, y के कारण इधर, -y के कारण उधर। अगर यहां Q1 है, यहां Q2 है, बेटा फील्ड 0 तभी हो पाएगी जब Q1 Q2 बराबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब Q1 Q2 बराबर होंगे तभी फील्ड 0 हो पाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, ये जो एग्जांपल लिया था यहां पे 7Q/2 7Q/2 आ गया। थोड़ा छोटा फिगर बना लेता हूं, Q 2Q 4Q, यहां क्या आएगा 7Q/2। यहां क्या आ जाएगा बेटा? टोटल Q करना है तो यहां क्या आ जाएगा -5Q/2, तभी बेटा बनेगा ना Q, है ना। और यहां क्या आ जाएगा बेटा +5Q/2, और यहां क्या आ जाएगा बेटा -Q/2, तभी बनेगा 2Q। और यहां क्या आ जाएगा Q/2, और यहां तो 7Q/2 होना ही चाहिए था। और 7Q/2 + Q/2 8Q/2 और 4Q बराबर आ गया। बिल्कुल सही। इस तरीके से चार्ज आप हर एक सरफेस पे निकाल सकते हैं। ये आपको क्लास में पढ़ाया गया था, पर यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें प्लेट्स कनेक्टेड हैं, इसमें कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए जादू, देखिए बोर्ड फिर से क्लीन हो चुका है। ये देखते हैं बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये Q है तो बेटा यहां पे क्या चार्जेस आएंगे प्यारे बच्चों? Q/2 और Q/2। यही अभी सिखाया था मैंने आपको। चार्ज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट प्लेट, और वही टोटल चार्ज होता है। आई होप ये समझ में आ गया है ना। अब बेटा यहां पर ये मत कह देना कि टोटल, देखो इन तीनों प्लेट पे 0 था, इस पे Q दिया। यहां पर ये नहीं कह सकते कि इस पे यहां पे Q/2 है तो यहां पे -Q/2। बेटा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यहां पे Q/2 तो यहां -Q/2। क्यों? क्योंकि बेटा ये कनेक्टेड है, इनमें चार्ज आपस में फ्लो कर सकता है। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो कुछ भी मान सकते हैं, यहां पे x है मान लो, यहां पे -x है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा Q + x, और यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -Q + x। बिना दिमाग और यहां पे -Q + x तो यहां पे Q + x, और यहां पे -Q + x। अब बेटा ये कनेक्टेड है तो ये क्या यूज करना है, यहां से यहां ले जाने में जो वर्क होगा वो क्या होगा? 0। ये D है, ये 2D है, और फिर ये D है। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां ले जाने बेटा, यहां पर फील्ड क्या आएगी बेटा? इन दोनों के बीच में जो फील्ड आएगी वो खाली इन दोनों के कारण आती है। ये बात मालूम है ना अपने को? क्यों? क्योंकि इसके कारण Q + x के कारण उधर आएगी, और -Q + x के कारण इधर कट जाएगी। ये वाले मतलब समझ रहे ना, ये प्लस में, और ये जो Q/2 इन दोनों के कारण अपोजिट डायरेक्शन में, पर ये वाले x के कारण इधर होगी, और -x भी क्या करेगा? +1 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा सेम डायरेक्शन।
तो फील्ड क्या हो जाएगी x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यों? x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होती थी, अब x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहां तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक के कारण, सिग्मा दूसरा उस पे भी उतना ही है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E इंटू डी यहां से यहां पर टकने का वर्क Q प्लस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यही फील्ड होगी इनके बीच में और यही फील्ड होगी इनके बीच में क्योंकि चार्जेस सेम है। इनटू 3D ये क्या हो गया बेटा? यहां से यहां पर टकने का वर्क और ये हो गया यहां से यहां पर टकने का वर्क। और टोटल वर्क क्या होना चाहिए बेटा? इस मेटल प्लेट से इस मेटल प्लेट पे ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करेगी? जीरो। क्या वर्क करेगी? जीरो। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये एक ही कंडक्टर है और बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी? कंडक्टर से कंडक्टर पे ले जाने में जीरो। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी पाथ से जीरो ही आएगा बेटा, है ना। अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां से x निकालेंगे, d से डिवाइड करें, a एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन क्या मिल जाएगी? q 3q प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया प्यारे बच्चों? माइनस 3q बाय 4। x आ गया माइनस 3q बाय 4। आइए एक एक करके लिखा जाए। तो यहां पे माइनस x आ गया माइनस 3q बाय 4। तो इस सरफेस पे चार्ज आया नेगेटिव ऑफ 3q बाय 4, इस सरफेस पे चार्ज आया 3q बाय 4, इस सरफेस पे चार्ज आएगा क्योंकि टोटल q था तो q बाय 4, फिर माइनस q बाय 4, न्यूट्रल थी तो इधर q बाय 4 और इधर माइनस q बाय 4। अब बेटा इन दोनों पे मिला के चार्ज जीरो था ना, देखते चेक करते आ रहा है नहीं आ रहा है। माइनस q बाय 4 माइनस 3q बाय 4 कितना हो गया? माइनस q प्लस q बाय 2 प्लस q बाय 2q। तो टोटल मिला के आप देखिए याली सरफेस याली सरफेस याली सरफेस याली सरफेस पे मिला के चार्ज जीरो आ रहा है और आना ही चाहिए था, है ना। तो बेटा 60 वाला क्वेश्चन क्या? चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ प्लेट 3 बेटा क्या है? q बाय 4। बिल्कुल सही। चार्ज अपीयरिंग ऑन राइट साइड ऑफ प्लेट 4 q बाय 2, है ना, जो कि यहां पे एक भी ऑप्शन नहीं है, मतलब यहां पे q बाय 2 होना चाहिए था, माइनस q बाय 2 गलती से मिसप्रिंट है। 62 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ओके, चार्ज कितना है? 3q बाय 4। इनके बीच में जो फील्ड आएगी वो खाली इन्हीं दो चार्ज के कारण आएगी। अभी समझाया? नहीं आया बेटा। ये देखो ये है प्लेट्स, x इस पे है माइनस x इस पे, और जितना यहां चार्ज आता है कुछ भी q1 वही यहां पे आता है। तो बेटा अगर इनके बीच में अगर मैं कह रहा हूं फील्ड निकालनी, ये y चार्ज है इस पे माइनस y है, तो इस x के कारण फील्ड इधर आएगी, माइनस x के कारण इधर, काटे झंड हो गई। q1 के कारण इधर माइनस, इधर याले q1 के कारण इधर अपोजिट, काटे, तो खाली y के कारण इधर आएगी और माइनस y के कारण भी इधर डायरेक्शन में। तो फील्ड जो आएगी वो खाली अगल बगल वाले चार्ज के कारण आएगी, है ना, जो क्या है यहाँ पे 3q बाय 4, 3q बाय 4 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई फील्ड, है ना, क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक के कारण, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक के कारण, टोटल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे आपसे ही कह रहा हूं, अरे सोंगे नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। आई होप बेटा समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए आ गए हम प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कह रहे हैं ए बी सी डी चार कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस है a 2a 3a 4a। अब बच्चों मेरे से ये कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं सी को हमने कर दिया अर्थ, बी को दिया क्यू चार्ज, डी को दिया माइनस क्यू चार्ज, ए बेचारा न्यूट्रल है। अब कह रहे हैं बताइए वीए माइनस वीसी। अरे भाई अर्थिंग कर रखी है, उसका पोटेंशियल तो जीरो है, तो वीए माइनस वीसी, बेसिकली वीए निकालना है मेरे को। आइए करते हैं चालू। सबसे पहली बात, जिसको अर्थ किया है उसका पोटेंशियल क्या होगा? 7.91। बोलेंगे साथ साथ में 7.91। अरे बेटा ये बेटा सोना नहीं है, जागना है। 7.91 नहीं, जिसकी अर्थिंग कर रखी है उसका पोटेंशियल हम क्या अज्यूम करते हैं? जीरो। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, पोटेंशियल किसका जीरो है? सी का। अब बेटा इसके कारण इसकी सरफेस पे क्या पोटेंशियल आएगा? होलोस्फीयर के बाहर पोटेंशियल वही होता है जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है, पर ये तो न्यूट्रल है, तो k 0/3 कह दो, तो k q/3 इसके कारण आएगा। इसके कारण होलोस्फीयर के कारण उसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इस पे चार्ज दे रखा है माइनस क्यू, इसके कारण अंदर पोटेंशियल क्या आएगा? माइनस k q/4a। ये बेटा मैं पोटेंशियल एट सी कैलकुलेट कर रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ सी स्फीयर कैलकुलेट कर रहा हूं। इसके कारण क्या आएगा बेटा? होलोस्फीयर के बाहर पॉइंट चार्ज की तरह k q/3 है। बहुत बढ़िया, शानदार।
और इसके कारण क्या आएगा माइनस के क्यू बाय 4 है। हॉलो स्फीयर के कारण उसके अंदर वही होता है जो उसके कारण उसकी सरफेस पे होता है, और सरफेस पे और बाहर वैसा होता है जैसे पॉइंट चार्ज की तरह। तो बेटा माइनस के क्यू बाय 4 है, और इस पे मान लो जो चार्ज इंड्यूस हो गया वो कैपिटल क्यू हो गया, तो के क्यू बाय 3 है, इसके कारण इसकी सरफेस पे, और टोटल हो गया प्यारे बच्चों 0। यहां से हमने शानदार तरीके से क्यू निकाला, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यार। आप एलसीएम बाजी करेंगे 12 एलसीएम आ जाएगा, के से डिवाइड कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन मिलेगी क्यू बाय 3 माइनस क्यू बाय 4 प्लस क्यू बाय 3 इक्वल टू 0। क्यू निकाल लिया यहां से माइनस क्यू बाय 4। आई होप बेटा ये कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, बहुत टुच्ची है। इसका पोटेंशियल लिखना, सी का पोटेंशियल लिखना बस एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके कारण इसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय 3 है, क्योंकि 3 है डिस्टेंस पे। इसके कारण इसकी सरफेस पे क्या आएगा, इसके कारण जो इसकी सरफेस पे होता है वही इसके कारण इसके अंदर होगा, माइनस के क्यू बाय 4 है प्लस के क्यू बाय 3 इक्वल टू 0। यहां से कैपिटल क्यू निकालेंगे माइनस क्यू बाय 4। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत शानदार। अब बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वीए माइनस वीसी निकालना है, तो वीए माइनस वीसी हो जाएगा वीए, क्योंकि वीसी सी को हमने अर्थिंग कर रखी है, उसका पोटेंशियल है 0। अब वीए क्या होगा, इसके कारण जो इस पे जो पोटेंशियल आएगा इसके कारण आएगा, इस चार्ज के कारण आएगा, और इस चार्ज के कारण, दैट इज के क्यू बाय 3 है। ओ सॉरी, कहां निकालना है, ए पे। इसके कारण इसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, जो इसके कारण इसकी सरफेस पे के क्यू बाय 2 है, इसके कारण प्लस के कैपिटल क्यू बाय 3 है, और कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या, माइनस क्यू बाय 4। के कैपिटल क्यू बाय 3 है, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या, माइनस क्यू बाय 4, और इसके कारण इसकी सरफेस पे क्या आएगा बेटा, माइनस के क्यू बाय 4 है, माइनस के क्यू बाय 4 है। बस बेटा यही है, के क्यू बाय ए कॉमन ले लेंगे, हाफ माइनस 1/12 माइनस 1/4 आ जाएगा। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या आएगा, इसके कारण के क्यू बाय 2 है, जो इसके कारण इसकी सरफेस पे है वही इसके कारण इसके अंदर, इसके कारण इसकी सरफेस पे कितना, के कैपिटल क्यू बाय 3 है, कैपिटल क्यू की वैल्यू है माइनस क्यू बाय 4, वो पुट कर देंगे। इसके कारण इसकी सरफेस पे क्या आएगा, ए पे माइनस के क्यू बाय 4 है। बेटा लिख के करेंगे ना तो हो पाएगा, अगर आप खाली बैठे थे तो बेटा डेफिनेट है मुश्किल होगी। पर प्यारे बच्चों मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूं, बहुत मेहनत से वीडियोस बन रही है, मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा हूं, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, बढ़िया करके बेटा चेयर टेबल पे बैठिए, अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन को हाथ से लिख के करिए, आपसे ऐसे नहीं होगा। एक बार अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रही है तो मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, है ना, एक एक स्टेप लिखता जाऊंगा, आप भी साथ साथ में एक एक स्टेप समझिए। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात, सी की अर्थिंग कर रखी थी, उस पर चार्ज पता नहीं था, निकालना चाहता हूं तो सी का पोटेंशियल क्या करूंगा, 0, पहला स्टेप। तो के क्यू बाय 3 है, इसके कारण इसकी सरफेस पे पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय 3 है, इसके कारण आएगा माइनस के क्यू बाय 4 है, जो इसके कारण इसकी सरफेस पे होगा वही इसके कारण इसके अंदर होगा, और इसके खुद के कारण प्लस के कैपिटल क्यू बाय 3 है। अब बेटा अगर आपको लग रहा हो के से डिवाइड करना और ए से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं, कर दीजिए। और यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, आप चाहे तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 4q माइनस 3q प्लस 4q इक्वल टू 0। क्यू प्यारे बच्चों क्या आ गया, माइनस क्यू बाय 4। बहुत सिंपल। अब वीए माइनस वीसी की बात कर रहे हैं, मार्कर है हमारे पास एक और, वीए माइनस वीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों अगर वीए माइनस वीसी की बात करेंगे तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, वीसी तो 0 है, ये तो वीए ही आएगा, क्योंकि सी की तो अर्थिंग हुई पड़ी है भैया, है ना। अब वीए क्या होगा बेटा, वीए होगा, इसके कारण पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाय ए, के क्यू बाय 2 ए। बेटा इसके कारण इसके अंदर वही पोटेंशियल होगा 2a रेडियस का, जो इसके कारण इसकी सरफेस पे होता है। इसके कारण क्या आएगा, प्लस के कैपिटल क्यू बाय 3a, ठीक है, और इसके कारण क्या आएगा, माइनस के क्यू बाय 4a। कैपिटल क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 पुट करेंगे, आप इजीली आंसर निकाल लेंगे, के क्यू बाय 6 से आंसर आएगा, है ना। अगर इसमें भी अभी भी लग रहा है कि मेरे को ही करना चाहिए तो आइए देखिए, के क्यू बाय ए कॉमन लेंगे, ये क्या आया, हाफ, कैपिटल क्यू है क्या है, माइनस क्यू बाय 4, तो क्या देगा माइनस 1/12, ठीक है, और ये क्या है बेटा, माइनस 1/4। तो बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 3/12, है ना, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 6/12, 6/12 माइनस 1/12, 5/12, 5 माइनस 3 2/12, 2/12 क्या हो जाएगा 1/6, के क्यू बाय 6a,
मैंने कोशिश करी बेटा आपको आखिरी तक पहुंचाया, आंसर तक। आप कोशिश करें बेटा, आप भी अपने आप को अंजाम तक पहुंचाइए, अपना बढ़िया रिजल्ट लेके आइए, बढ़िया मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, रोज मेहनत करिए, एक भी मिनट वेस्ट मत करिए प्यारे बच्चों। आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, बढ़िया मेहनत करिए, आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट। बढ़िया मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।